हेलो। राहुल गांधी जी की ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेरे कुछ सवाल हैं और कुछ सजेशन है कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी जी, मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन में इस देश की राजनीति में सबसे बोल्ड और ऑनेस्ट राजनेता राहुल गांधी है। उसमें किसी तरह की शंका नहीं है मेरे को तो। क्यों? प्लस ही इज वेरी सोबर एंड वेल कल्चरल पर्सन। ही हैज पेन फॉर द पुअर, गरीब लोगों के प्रति उसके पास सहानुभूति है। एंड बट अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस हैज कमिटेड मेनी मिस्टेक्स। पुराने जमाने में कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की। उस गलतियों की सजा राहुल जी को मिल रही है। क्या गलतियां की वो मैं आपको एक बार समझाऊंगा और सजेशन दूंगा कि उसके ऊपर आप मनन करें, चिंतन करें और कांग्रेस पार्टी और को मजबूत बनाएं और उस देश की सेवा करने में मदद करें। एग्जाम्पल ऑफ बोल उनकी जो बोल्डनेस है उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। राहुल गांधी ने हिम्मत करके उन्हीं की मनमोहन सिंह सरकार का एक बिल था जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाइड कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि 2 साल से जिसकी सजा ज्यादा हो वो पार्लियामेंट इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। तो उस जजमेंट को नलीफाइड करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार एक बिल लाई थी और सभी पार्टियां उसमें सहमत थी कि भाई ये एक्ट खत्म हो जाना चाहिए। परंतु राहुल गांधी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो बिल फाड़ दिया। आप क्या समझते हो, इतनी हिम्मत आज दिन तक किसी में है? क्या मोदी सरकार के एक भी मिनिस्टर में या एक भी कार्यकर्ता में चू बोलने की भी आदत है? इससे बड़ा हिम्मत किसी भी राजनेता की नहीं है। वो सबसे बड़ा काम किया और उसी बिल के कारण वो बिल फाड़ा। उसी के कारण उनकी सदस्यता गई पार्लियामेंट की, लोकसभा की। मतलब उस बिल का सफरर राहुल गांधी खुद भी बने हैं। परंतु उन्होंने हिम्मत तो दिखाई कि भाई ऐसे गलत काम नहीं होना चाहिए। जो क्रिमिनल्स हैं उनको पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। वो राहुल गांधी की देन है। सेकंड, उनकी बोल्डनेस देखिए। भाई मुकेश अंबानी जब उनके बेटे की शादी का कार्ड देने गया सोनिया जी के पास, मुकेश अंबानी 1 घंटे तक बैठा पर राहुल गांधी उनसे नहीं मिले। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। आज हिंदुस्तान में कौन ऐसा बंदा है जो मुकेश अंबानी की शादी का कार्ड इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता है? और फाइनली वो इंसान राहुल गांधी शादी में नहीं गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बोल्डनेस है। राहुल गांधी का इनविटेशन ठुकराने की हिम्मत इस देश में किसकी है आज के दिन में? नो बडी इज देयर। एवरी पॉलिटिशियन इज बिहाइंड द मुकेश अंबानी के फोन का इंतजार करेगा, वो चले जाएंगे यार। राहुल गांधी एक इतना हिम्मत वाला इंसान है कि उसने मुकेश अंबानी के शादी के कार्ड का इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया और वो शादी में नहीं गए। इसलिए राहुल गांधी, बस एक ही उनकी प्रॉब्लम है कि उनका कम्युनिकेशन, मोदी जी की भाषण अच्छा है, वाक छटा अच्छी है, पर मोदी राहुल गांधी की वाक छटा अच्छी नहीं है। वो हिंदी का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इसलिए पब्लिक के साथ में वो 1 to 1 कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज के दिन में मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जैसा ऑनेस्ट और बोल्ड नेता कोई रास्ता इंडिया में नहीं है। दुर्भाग्य है कि उनके जो पुराने गलत काम किए हैं, कांग्रेस ने बहुत सारे गलत काम किए, उनकी सजा उनको मिल रही है। आज भी 12 साल से मोदी जी को शासन में हो गए, केंद्र सरकार में हो गए, मोदी जी को प्रधानमंत्री। मोदी जी को 12 साल में एक ही काम करते हुए देखा है कि नेहरू गांधी परिवार की बुराई के अलावा उनका कोई इंटेंशन नहीं है। एक ही मोटो है मोदी, उनको अपनी कुर्सी बचानी है और गांधी परिवार का, नेहरू परिवार की बुराई करनी है। उनके पास उसके पास कोई विजन नहीं मोदी जी के पास। ठीक है। मिस्टेक्स, कांग्रेस की सबसे बड़ी बड़ी मिस्टेक जो मुझे कुछ याद आ रही है मैं उसमें से बता रहा हूं कि LIC बनाई थी 1956 में। नेहरू जी ने बहुत अच्छा इंटेंशन था कि सबका, पब्लिक की, कॉमन मैन, गरीब इंसान को बीमा मिलेगा और एक अच्छी सबका सुरक्षा होगी। पर दुर्भाग्य से एक LIC अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कीम का अड्डा बन गई। 1956 में LIC बनी और पहले ही 1958 में सबसे बड़ा स्कीम हो गया। उस समय 13 करोड़ रुपया LIC ने एक हरिदास मुंडा शेयर ब्रोकर था कलकत्ता का, उसको दिया और वो पैसा डूब गया। उसके चलते ये स्कीम फिरोज गांधी ने एक्सपोज किया था, जो कि फिरोज गांधी नेहरू जी का जमाई था। तो वो इतना बड़ा स्कीम था कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री TT कृष्णाचार्य को रिजाइन करना पड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली LIC का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरा इलीगल और फ्रॉडुलेंट है। जब से LIC बनी तब से इस हिंदुस्तान की प्रजा के साथ चीटिंग कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। और LIC के कारण हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। यदि LIC नहीं होती तो आज हमारी इकोनॉमी चाइना के कंपेरिजन में होती। LIC सबसे बड़ा गुनेगार है, LIC सबसे बड़ा कलंक है इस देश की अर्थव्यवस्था पे।
जिसने देश की जनता के साथ में चीटिंग किया है। एक भी एलआईसी पॉलिसी नहीं बेची उन्होंने, कोई भी बीमा पॉलिसी के नाम पे खाली बचत प्लान बेचा है। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी बीमा प्लान नहीं था। ये बीमा प्लान मतलब जो टर्म प्लान का कॉन्सेप्ट है वो एलआईसी ने 2001 के बाद जब प्राइवेट सेक्टर विदेशी कंपनियां इंडिया में आई तब जाके उसने लॉन्च किया। बाकी उसके पहले खाली 1 साल 2 साल 3 साल का एक टर्म प्लान हुआ करता था, बाकी टर्म प्लान नहीं था, सब सेविंग प्लान भेजा है। और सेविंग प्लान टोटली आज के दिन में भी जितने भी सेविंग प्लान है, आज के दिन में जितने भी सेविंग प्लान है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, सभी कंपनियों की, मैं एलआईसी अकेले की बात नहीं कर रहा, जितने भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान है वो इलीगल है और फ्रॉडुलेंट है। वो चीटिंग के अलावा कुछ नहीं है, उसमें हर परिवार का बर्बादी हो रही है। कभी भी लाइफ इंश्योरेंस के साथ में बचत नहीं हो सकती है। आप समझो, लाइफ इंश्योरेंस इंसान क्यों लेता है भाई? यदि किसी इंसान का अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाएगी तो उसके परिवार की सर्वाइवल हो, उसका परिवार सुखी रहे। बट दुर्भाग्य से ऐसा तो है नहीं मतलब 20 साल जिंदा रहना है इसलिए मुझे इंश्योरेंस लेना है। क्या जिंदा रहने के लिए कोई इंश्योरेंस लेना चाहिए? इंश्योरेंस हमेशा ऑब्जेक्ट ये कहीं अचानक डेथ हो जाए परिवार मुखिया की तो उसको परिवार सुखी रहे। इसका मतलब ये है कि भाई बीमा पॉलिसी ओनली मुखिया की, ये परिवार के अर्निंग मेंबर की चाहिए, बीवी बच्चों की बीमा नहीं होता है। पर एलआईसी ने 70 साल से यहाँ पे खाली सेविंग प्लान बेचा है। आज बच्चा पैदा हो तो 30 दिन के मतलब 1 महीने में उसको बीमा बेच दिया जाता है, उसका बीमा कर दिया जाता है। जब एक बच्चा पैदा हुआ या 1 महीने का बच्चा, उसको बीमा किसमें, कौन से पेरेंट्स को उसके बच्चे के मरने पे पैसा चाहिए, ये बताइए। इसका मतलब क्या है कि एलआईसी ने पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। एलआईसी बहुत बड़ा कलंक है इस देश के ऊपर। आज के दिन में एलआईसी एक बहुत बड़ा टाइम बम बन गई है। ऑलमोस्ट दिवालियापन के कगार पे खड़ी है एलआईसी। एलआईसी के पास पैसा नहीं है। एलआईसी ने जिधर भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑलमोस्ट डूब चुका है पैसा। जैसे कि 18 लाख करोड़ रुपए उन्होंने शेयर बाजार में लगा दिए हैं, वो पैसा कभी निकल नहीं सकता है। इस तरह से एलआईसी सबसे बड़ा खतरा है इस देश की अर्थव्यवस्था को। और एलआईसी के साथ में अब 25 कंपनियां और भी है। जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो देश की प्रजा को लूट रही है और इलीगल काम कर रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप बंद कर दीजिए और खाली अपने मुखिया, परिवार के मुखिया का जितनी वार्षिक इनकम उससे 20 गुना बीमा रखिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी कांग्रेस की पहली, और बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आज तक पूरा इंडिया भुगत रहा है। ये सेकंड, एलआईसी को बचाने के लिए 1987 के लगभग आरबीआई ने एक पीयरलेस कंपनी थी कलकत्ता की, जो एलआईसी से भी 50 साल पुरानी कंपनी थी। आज के दिन में वो 125 साल पुरानी कंपनी है। आरबीआई ने उस कंपनी को एक लीगल का केस करके उसको कंपनी को बंद करवा दिया। आप समझो, जिस कंपनी के पास 1 करोड़ से ज्यादा एजेंट थे, पूरे हिंदुस्तान की प्रजा का पैसा उसके पास जमा था, उसको आरबीआई ने ओवरनाइट बंद कर दिया। और फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये कोई इलीगल नहीं है, परफेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है। आप समझो कि भाई एक बार तो उसको बंद कर दिया तो लाखों एजेंट बेकार हो गए, लाखों एजेंट बेरोजगार हो गए और करोड़ों इंसान का, करोड़ों परिवारों की जो डिपॉजिट थी वो फंस गई और वो ऑलमोस्ट नुकसान किया लोगों ने। तो इस तरह से कांग्रेस सरकार के दरमियान ऐसे एक्शन लेने से बेरोजगारी भी बढ़ी और लोग बर्बाद भी हुए, जो पीयरलेस का सबसे बड़ा कारण है। फिर रेड ऑन आरसीएम, एक भीलवाड़ा में आरसीएम नाम की कंपनी है। 1911 में वहां की पुलिस ने उसके ऊपर रेड मारी और उस कंपनी की 19 फैक्ट्रियां थी भीलवाड़ा में। आप समझिए, 19 फैक्ट्रियां थी भीलवाड़ा में, 4000 आदमी परिवार पलते थे, 4000 लोग नौकरी करते थे, 4000 परिवार पलते थे। और वो पूरी भीलवाड़ा की इकोनॉमी की बैकबोन थी आरसीएम कंपनी। उसको एक दिन में पुलिस ने रेड मार के 19 फैक्ट्रियां बंद कर दी, 19 कंपनियां बंद कर दी। उसके ऑल ओवर इंडिया लगभग 1 करोड़ एजेंट थे, वो बेरोजगार हो गए। पूरी इंडिया में 4000 उसके स्टोर से वो बंद हो गए और उसका कोई लॉजिक नहीं था, ये पूरा इलीगल कार्रवाई थी वो। परंतु ये पॉलिटिकल वेंडेटा था। उस समय अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे और सचिन पायलट कॉमर्स मिनिस्टर थे सेंटर में, प्लस सीपी जोशी वहां का लोकल पार्लियामेंट मेंबर था। परंतु पुलिस नंगा नाच कर रही थी भीलवाड़ा में और किसी कांग्रेस ने, किसी सरकार ने बचाया नहीं। वो कंपनी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार कम से कम 700 से 1000 करोड़ रुपया वेट और इनकम टैक्स देती थी। जो कंपनी 700 से 1000 करोड़ रुपया वेट और इनकम टैक्स देती है,
जो आदमी लाखों करोड़ों आदमी को रोजगार दे रही थी, उस कंपनी को आप बंद कर दोगे बिना कोई कारण के, खाली अपना पॉलिटिकल वेंडेटा निकालने के लिए। और कोई ऑब्जेक्ट नहीं था उसका, और प्लस उसको कुछ किया भी नहीं, मतलब सरकार ने बर्बाद कर दिया इस देश को। गहलोत सरकार ने तो इतना बर्बाद किया इस राजस्थान को, पूछो मत। वो सब पूरे भीलवाड़ा की अर्थव्यवस्था आरसीएम कंपनी चला रही थी। कम से कम 200 ट्रक माल डेली आता था, 200 ट्रक माल डेली जाता था। हजारों, पूरे इंडिया से हजारों लोग भीलवाड़ा में आते थे, उसके एजेंट, उनकी मीटिंग्स होती थी। पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी भीलवाड़ा की अर्थव्यवस्था उस पुलिस केस में 10 साल पीछे चली गई। इस तरह से कांग्रेस ने अपना पॉलिटिकल वेंडेटा निकालने के लिए, अपना पॉलिटिकल मोटिव ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को बर्बाद किया है। उसके बाद सेबी ने बिना कोई कारण के, बिना एक छोटी सी टेक्निकल कारण के कारण, टेक्निकल मिस्टेक के कारण सहारा को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और सहारा को बंद कर दिया, जबकि सहारा कम से कम 10 लाख आदमी को नौकरी दे रहा था। उसके पास में 3 से 4 लाख करोड़ की संपत्ति थी। सेबी उससे 25,000 रुपये मांग रहा था। वो सेबी के बाप का पैसा नहीं था। किसी भी डिपोजिटर ने सेबी में कंप्लेन नहीं की कि भाई मुझे पैसा नहीं दिया, और सहारा कैपेबल था। उसकी कम से कम 10 से 15 कंपनियां थी, थ्रू इंडिया सबसे बड़ा ग्रुप था। उसको 1 मिनट में सेबी ने बंद कर दिया, और सहारा के डिपोजिटर आज भी बेचारे बर्बाद हो गए, आज भी पैसा नहीं मिल रहा उनको। इस तरह से 12 लाख एम्प्लॉइज थे वो बर्बाद हो गए, लाखों एजेंट थे वो बर्बाद हो गए, और लोगों की डिपॉजिट चली गई। इस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में कांग्रेस ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। 2010 में, लगभग 2010 की बात है, या 2014 में, नहीं 2010 में सेबी ने 14 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस दिया, भाई आप ये यूलिप बेच रहे हो, यूनिट लिंक प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो मेरे प्रीव्यू में आता है, आपके प्रीव्यू में नहीं आता है। तो उन्होंने स्टॉप, उसने बोला भाई यूलिप बेचना इमीडिएटली बंद कर दे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां। उधर आईआरडीए बोले भाई तुम सेबी की गाइडलाइंस मत मानो और तुम तो बेचो। अब ये दोनों रेगुलेटर जब बहुत बड़े लेवल पे मीडिया में मैटर बन गया, बहुत झगड़ रहे थे। 1 महीने बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, आप ऐसे किसी भी न्यायपालिका में आप चले जाओ और न्यायपालिका जैसा बोले वैसा कर लेना। तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दी। वो सेबी में एसएलपी फाइल कर दी, वो एसएलपी पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर भी प्रणब मुखर्जी ने ऑर्डिनेंस इश्यू करके 5 एक्ट बदल करके ये प्रोविजन किया कि यूनिट लिंक प्रोडक्ट आईआरडीए बेचेगा। ऐसा क्यों किया? जब प्रणब मुखर्जी नहीं बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था मैटर, फिर आपको इतनी क्या जल्दी थी कि वो आईआरडीए को उसको राइट देने का? मतलब कांग्रेस सरकार इस बहुत बड़े फ्रॉड में शामिल है। इस देश की प्रजा को हर इंसान लूटने में लगा है और कांग्रेस भी उसमें शामिल है। बट राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और वो माफी मांगता है, वो एक्सेप्ट करता है गलतियों को। ये सबसे बड़ी बात है। इस राजनीति में आज दिन तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और उसके लिए वो सॉरी फील करता है या वो अपनी गलती को मान लेता है। ये सबसे बड़ी खासियत है राहुल गांधी की, कि वो अपनी गलती को मानता है। ठीक है। फिर भीलवाड़ा में ही 2011 में मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि देश में गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, जिसके तहत हम लोग लाइफ इंश्योरेंस फ्री दे रहे थे, पेंशन भी फ्री दे रहे थे और लोन दे रहे थे हम लोग। परंतु दुर्भाग्य से हमने 10 होर्डिंग लगाए थे भीलवाड़ा में, सबसे बड़ा विश्वासघात जीवन बीमा पॉलिसियां। 10 होर्डिंग लगवाए थे मैंने, सबसे बड़ा विश्वासघात जीवन बीमा पॉलिसियां। और उसमें नीचे लिखा था सभी जीवन बीमा कंपनियों को, आईआरडी को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को हम इनवाइट करते हैं पब्लिक डिबेट के लिए। जब उसके बाद इमीडिएटली मेरे पास एलआईसी ब्रांच मैनेजर का फोन आया, बोले कि एलआईसी आपने ये क्या किया? मैंने बोला यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हम तो भारत सरकार की कंपनी, हम तो कभी गलत करते नहीं। मैंने बोला यदि आप 100 टन सोना बेचते हो तो फिर आपको क्यों डरने की जरूरत है यार? जो गलत करता है उसी को डरने की जरूरत। मैंने किसी कंपनी का नाम तो उस एड में लिखा नहीं था। और मैं तो बोलता हूँ आप भी आ जाओ पब्लिक इंटरेस्ट में, अपने डिबेट करते हैं भाई क्या हो रहा है, पब्लिक के साथ चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो उन्होंने कलेक्टर के साथ मिलके और मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर करे, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। इतना दुर्भाग्य की बात है, जो इंसान गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए काम कर रहा है, आधे आधे पेज के पेपर में ऐड दे रहे हैं हम लोग, गरीबी मानवता पे कलंक है, गरीबी
के कारण ये 10 की अर्थियों से बर्बाद है। इस गरीबी मुक्त भारत बना करके हम लोग विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। वो आधे पेज का एक न तो कलेक्टर पढ़ता है, न एसपी पढ़ता है, और वो जब एलआईसी के कारण एक फर्जी एफआईआर करता है, उस समय कलेक्टर भी आ जाता है, एसपी भी आ जाता है, मीडिया भी उसके साथ रहता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मीडिया की बहुत बड़ी पैसा मिलता है। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बहुत बड़ा पैसा मिलता है, पेपर को, न्यूज़पेपर को, टीवी को, वो कभी भी उन कंपनियों के खिलाफ नहीं छापते हैं। परंतु मैं आपसे बात अगेन कह रहा हूं, सबसे बड़ा फ्रॉड इस देश की जनता के साथ हो रहा है, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हो रहा है। एक ही टेस्ट है लाइफ इंश्योरेंस का, जिस पॉलिसी में पैसा आपको वापस मिलता है वो फ्रॉड है। इंश्योरेंस में कभी भी पैसा वापस नहीं मिलता है, आप समझो मेरी बात को। इंश्योरेंस में कभी भी पैसा, जब कार इंश्योरेंस एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मिलेगा, पर उसमें मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। मेडिक्लेम है, आप बीमार होते हो तो पैसा मिलेगा, उसमें कभी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में डेथ होती है तो क्लेम मिलना चाहिए, बट ये लाइफ डेथ नहीं होती है फिर मैच्योरिटी मिल रही है, वो पॉलिसी फ्रॉड है, वो आपके परिवार को बर्बाद कर देगी। आप समझे मेरी बात को? तो वो हमने होर्डिंग लगा, उन्होंने 3 दिन की होर्डिंग उतरवा ली है। फिर मैंने कलेक्टर को एप्लीकेशन दी, भाई ये इलीगली उतरवा ली है तो मैं भूख हड़ताल करना चाहता हूं। तो कलेक्टर ओंकार सिंह था कलेक्टर, उसने मुझे धमकी दी, वी विल सी यू। उसके बाद में मैंने 156(3) में नगर परिषद कमिश्नर, जिसने होर्डिंग उतरवा लिया, और होर्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 156(3) में मैंने एफआईआर फाइल की। पर दुर्भाग्य से उस एफआईआर के बाद में लास्ट में जजमेंट में भी ऐसा बोला है, भाई आपके पास सिविल ऑप्शन ओपन है, यू गो टू द सिविल कोर्ट। अरे सिविल ऑप्शन है वो मेरा है, क्रिमिनल ऑप्शन भी मेरा है यार, मेरा राइट है क्रिमिनल केस करने का, यू शुड डिसाइड द क्रिमिनल केस, हाउ यू कैन सजेस्ट यू कैन गो फॉर द सिविल राइट। इस तरह से न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका और विधायिका, ये सब इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इस देश की जनता को हर आदमी खून चूस रहा है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या कोई भी हो। इसमें इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल है। एलआईसी के सामने जब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल जनजाति का दायर की अरविंद दातार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। जबकि एक पॉलिसी है जो 5 करोड़ पॉलिसी होल्डर को वो पॉलिसी बेची गई थी, कम से कम 1 लाख करोड़ का उसमें एलआईसी ने जनता के साथ फ्रॉड किया था। 1 लाख करोड़ के फ्रॉड के लिए भी जब जनजाति का दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो कॉमन मैन कहां जाएगा इस देश का। दूसरा, मैंने 1914 में गुजरात हाई कोर्ट में एक जनजाति का दायर की 19 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी केंद्र सरकार के अगेंस्ट में, और आईआरडी, 20 पार्टियां थी, 21 पार्टियों के सामने की, उसको भी बिना सुने हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेंगे तो जाएंगे कहां पे? यदि मैं बोल रहा हूं ये चीज इलीगल है और वो पार्टी बोली लीगल है, अब ये इलीगल ये लीगल का डिसाइड कौन करेगा? भाई लीगल है या इलीगल है मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता हूं, तो न्यायपालिका के पास ही जाना पड़ा। न्यायपालिका सुनने को तैयार नहीं है। इस देश की 40 करोड़ परिवारों के पास में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो 40 करोड़ परिवारों को लूट रही है कंपनियां, इलीगल काम कर रही है, और न्यायपालिका और सरकार के शरण में ये इलीगल काम हो रहा है। मेरा इसलिए राहुल गांधी से निवेदन है कि आप भी जब बीमा क्षेत्र में 26 से 49% किया, 49 से 74 किया, 100% किया, एफडीआई किया, तो बीजेपी के साथ में आप भी उसमें सपोर्ट किया था, और आपके सपोर्ट से ये एफडीआई इंक्रीज हुआ है। और ये एफडीआई, बीमा क्षेत्र में एफडीआई इंक्रीज का मतलब सबसे बड़ा विश्वासघात है इस देश के साथ। इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे और हम पूरी तरह से गुलामी में चले जाएंगे। आपको लाइफ इंश्योरेंस में एफडीआई क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? इसलिए राहुल गांधी से स्पेशल निवेदन है, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी को हर चीज की नॉलेज नहीं है, पर जो उनके सलाहकार हैं वो उनको मिसगाइड करते हैं, क्योंकि हर चीज में एक्सपर्ट है। मोदी जी भी हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, उनके भी सलाहकार होंगे, पर मुझे तो लगता है कि मोदी जी को भी सलाहकार गलत है, वो मिसगाइड करते हैं और मोदी जी उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ठीक है। अशोक गहलोत, एक टाइम था जो भीलवाड़ा में एक ग्रिड का ओपनिंग था, और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, सीपी जोशी केंद्र में मिनिस्टर थे, तो भीलवाड़ा में चूंकि इलेक्ट्रिक ग्रिड का ओपनिंग था, उस दिन वो ओपनिंग करने आने वाले थे। उस दिन मैंने आधा पेज का राजस्थान पत्रिका में ऐड दिया था कि भीलवाड़ा के शहर को गरीबी मुक्त बनाना और भीलवाड़ा को सबसे समृद्धशाली शहर बनाना है। आधे पेज का ऐड दिया तो भी उनका कोई कलेक्टर प्रोटोकॉल में उनको बताता नहीं है, कोई उसको ध्यान नहीं है, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। आप समझो,
फिर मैंने 2 लेटर लिखे, एक सोनिया जी को भी लेटर लिखा है, एक सोनिया जी को भी लेटर लिखा है मैंने, और दूसरा लेटर अशोक गहलोत को भी लिखा है। मैंने बोला भाई हमने ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है जिसमें इस देश को गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई मुक्त राष्ट्र बनाने का है, जिसके तहत हम लोग 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं, सालाना 5 लाख तक का पेंशन फ्री दे रहे हैं, और 2 लाख रुपए तक का लोन फ्री दे रहे हैं। उन तीनों फैसिलिटी के लिए पब्लिक से एक पैसा नहीं ले रहे हैं। आप हमारा सपोर्ट करो। हम राजस्थान में 5 से 7 लाख आदमी को रोजगार दे सकते हैं, परंतु दुर्भाग्य से न तो अशोक गहलोत का कोई रिस्पॉन्स आया, न सोनिया जी का कोई रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब क्या है कि जो ये लोग हैं किसी के पीछे नहीं है, ये सब खाली राजनीति करते हैं। आप लोग, मैं राहुल गांधी से विजिट टू कांग्रेस में, उसके बाद में लगभग 2015 की बात है, मैं कांग्रेस हेड ऑफिस गया था, वहां मधुसूदन मिस्त्री से मिला। उन्होंने बोला कैसे आए हो, क्योंकि मैं भी अहमदाबाद में हूँ, तो मैंने बोला मैं अहमदाबाद से आया हूँ सर, गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए कुछ चर्चा करनी है। उस इंसान से इतनी भी कर्सी नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला आप बैठिए कि पानी लीजिए, उसने बोला मैं अहमदाबाद आऊंगा 30 तारीख को, अपन वहां डिस्कस करेंगे। वो आज तक 30 तारीख नहीं है, वो चले। मतलब आप समझो एक मिस्त्री जो राज्यसभा का मेंबर था उस समय कांग्रेस कार्यक्रम कर रहा है, 5 स्टार कल्चर में जिंदा रह रहा है पब्लिक के पैसे से, वो आदमी पब्लिक की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी कहां ले रही है? राजनीति नहीं कर सकते हो, और इसलिए कांग्रेस जब 440 से 52 आए तो आपको समझना चाहिए कि क्या कारण है, उसका एनालिसिस करना चाहिए। प्रॉब्लम है कि आप एनालिसिस नहीं करते, आत्ममंथन नहीं करते हो, जनता के साथ जुड़ते नहीं हो। आप समझे? अभी ये तो कहता है, उसके बाद मिलकर के राहुल जी के घर गए। राहुल जी आप किसके लिए लेना चाहते हो, आप नोट करा लो। तो मैंने बोला ये गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए मुझे डिस्कस करना है, बोला आप नोट करा लो, हम राहुल जी से बात करके 2 दिन में आपको कांटेक्ट करेंगे। आज तक उसका वापस कांटेक्ट नहीं आया। मतलब आप समझो कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलने जाएंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं आप लोग। तो कॉमन में क्या है, अभी जो सबसे बड़ा कांग्रेस की जो कंप्लेन है, मतलब उसके स्पोक पर्सन ये चिल्ला रहा है बीजेपी को 10,000 करोड़ डोनेशन मिला, हमको 1,000 करोड़ मिला। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, किसको डोनेशन ज्यादा मिला, किसको कम मिला? क्या यार ये राजनीति का मुद्दा होना चाहिए आपका? ये मतलब देश की प्रजा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का कोई मुद्दा है नहीं। आपको डोनेशन कम क्यों मिला, उसको डोनेशन क्यों ज्यादा मिला, ये राजनीति का मुद्दा है। आपको याद होना चाहिए 1973 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और इलेक्शन हुए, सभी विरोधी पक्ष के नेता जेल में से निकले तो उनके पास 1 रुपया नहीं था। उन्होंने हर मीटिंग में दरिया बिछा के 1-2 रुपए लेकर इलेक्शन जीता। इसका मतलब क्या, इलेक्शन जीतने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। आप पब्लिक के साथ कॉमन मैन के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, और कॉमन मैन को लगना चाहिए कि ये पार्टी मेरा भला करेगी। आज के दिन में क्या कॉर्पोरेट डोनेशन लेगा और आप पैसा कल्चर में जीरो कॉर्पोरेट डोनेशन दे कहां से लिए? मैं प्रैक्टिकल एग्जाम देता हूं, गुजरात में टोरेंट पावर है, करोड़ों रुपए देती है, बीजेपी को करोड़ों रुपए देती है। जब मैं कांग्रेस के नेता के पास गया, मैंने बोला ये एलआईसी ऐसा फ्रॉड कर रही है, तो उसने मुझे क्लियर बोला एलआईसी हमारे हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन है कि एलआईसी के सामने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देना, टोरेंट पावर के सामने कुछ भी नहीं बोलना। इसका मतलब क्या हो गया, टोरेंट पावर से करोड़ों रुपए डोनेशन लेते हो और टोरेंट पावर अपना बात के कंज्यूमर से करोड़ों रुपए लूट ले रहा है और आप बिल्कुल लूटने देते हो। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स से ये सेवा नहीं है, आपकी पैसा कमाने की राजनीति हो गई है, आपको 5 स्टार कल्चर में जीना है। आप सड़क पे रोड पे क्यों नहीं जाते सर? आपका आदमी आज मेरे गांव का जो हाई हुई एमएलए है वो मेरी बात नहीं सुनती है अभी, तो कैसे आप जीतोगे? पब्लिक की नहीं सुनोगे, कहां जाओगे? इसलिए मेरा राहुल गांधी से स्पेशल हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी लास्ट फाइनल रिक्वेस्ट है, राहुल गांधी आपको पार्टी को मजबूत करना है, आपको पब्लिक में जमीन स्तर पे एक आदमी को जाना पड़ेगा, वोटर के पास आपको लिंकेज करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। आपके नेता कोई भी कनेक्ट नहीं है, फील्ड में कोई
नेता एयर कंडीशन में बैठ के अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। एयर कंडीशन में प्लानिंग करने से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं, आपको जमीनी स्तर पे जाना पड़ेगा, उसके भले के लिए, उसके वेलफेयर के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सो मैं आपको वापस इन्वाइट करता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि आप इस देश की जनता का भला करें। इस कॉमन मैन के आज देश में भेज दीजिए, आज 80 करोड़ आदमी 5 करोड़ आदमी जिंदा है सर। ऐसा तो नहीं है क्या मोदी जी के राज नहीं है, ऐसा है क्या कर्नाटक में ऐसा नहीं है, क्या हिमाचल में ऐसा नहीं है? तो खाली मोदी जी को ये एक दूसरे को दोषारोपण करने पर, एक दूसरे को गाली देने पे इस देश का कोई भला नहीं होगा। मेरा सभी राजनीतिक पार्टी से विनम्र अपील है, आप आपस में गाली गलौज करना बंद करो, सब कोऑपरेट मिलकर हर पार्टी में इलेक्शन के बाद लड़ो, ठीक है, इलेक्शन के बाद में कम से कम देश की सेवा करो। मैं इसी निवेदन के साथ में मेरा विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।